Assalamu alaikum. I hope everyone is fine and welcome to our next conversation. आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान और हमारे दोस्त हैं जो किसी के तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फलक फेरोज़ से। डॉक्टर फलक फेरोज़ is currently assistant professor in the Department of Higher Education and he's in a way inspiration for all of us. आज हमने सोचा कि आपसे बात कराएंगे सर्स की। फलक साहब उर्दू लिटरेचर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उर्दू के साथ साथ इनके ज़िंदगी के हवाले के बारे में बात करेंगे। फलक साहब, पहले आपका वेलकम है हमारी इस कन्वर्सेशन में एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड टॉकिंग टू अस। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी शख्सियत के बारे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो आपको जानते भी हैं वो क्यूरियस है जाने के लिए जो ये फेरोज़ से फलक का सफ़र था, तो ये आपने कैसे तय किया और आपने कब सोचा कि फेरोज़ को फलक बनना है? शुक्रिया मंजूर साहब, आपने हमें बुलाया अपने प्रोग्राम में। मैं खुशामदीद करता हूं अपने तमाम नाज़रीन का, सामीन का, जो हमें देखेंगे, देखने वाले होंगे या देख रहे होंगे। इंतहाई दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। पहले मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूँ, शख्स से शख्सियत बनने तक एक इंसान को बहुत सफ़र तय करना पड़ता है, यहाँ तक कि बहुत कठिन सफ़र, मेहनत का सफ़र तय करना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी शख्सियत के मरहले पर पहुँच चुका हूँ। मुझे अभी शख्स ही रहने दीजिए आप। जहाँ तक रही बात फेरोज़ से फलक तक, हर एक इंसान के मुख्तलिफ़ मराहिल आते हैं ज़िंदगी में, जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस ज़िंदगी के आते हैं, पढ़ाई के मामले में, ज़िंदगी के और मराहिल में। इसी तरह से मेरा भी एक मरहला आया जब मैं 12th में पढ़ता था। तो मेरे जो भी बाकी दोस्त थे वो सारे कोई न कोई नाम अपने साथ जोड़ देते थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि नाम जोड़ने से क्या होता है। लेकिन चूँकि मैं उर्दू का स्टूडेंट रहा हूँ, जब मैं 12वीं जमात में उर्दू की क्लास में था तो मुझे वहाँ पे पता चला कि शायर जो है या अदीब जो है ये कोई नाम जोड़ देते हैं जिसको हम कलमी नाम कहते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के, इसी इंस्पिरेशन को लेकर के मैंने अपने नाम के साथ फलक को जोड़ दिया। क्योंकि अल्लामा इकबाल की एक नज़म थी, उसमें मोही फलक फेरोज़ी, अंजुमन मोही फलक फेरोज़ी मैंने पढ़ा था, तो उसी मुनासिबत से। लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि ये किस तरीके से, ये किस दिशा की तरफ मुझे ले जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने नाम के साथ जो नाम जोड़ दिया, तो उस नाम की बरकत ये थी कि मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं। जो भी आपने मेरे अपने तारफ़ी कलिमात में मेरे बारे में जो भी चीज़ें कही है, तो वो इसी नाम की बरकत से है, फलक फेरोज़ की नाम की बरकत से है। शुक्रिया फलक साहब। अब हम दूसरे सवाल की जानिब बढ़ेंगे। आजकल के दौर में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो हासिल करना चाहते हैं, तो इस दौर में अगर आपसे अपना स्टूडेंट पूछेगा, सर चूँकि आप लिटरेचर के एक्सपर्ट माने जाते हैं, लिटरेचर इन जनरल एंड उर्दू लिटरेचर इन पर्टिकुलर, आप कैसे उसको समझाएंगे कि जो उर्दू लिटरेचर है कितना कीमती है और कितना इसको समझना इम्पॉर्टेंट है, इवन इस दौर में भी जब हम टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं? ये आए रोज़ की बात रहती है हमारे अक्सर क्लासेस में। जब भी लेक्चर्स होते हैं, जो भी बेहतरीन स्टूडेंट्स होते हैं हमारी क्लास में लिटरेचर पढ़ने के हवाले से, यकीनी तौर पर उनका ये सवाल रहता है। लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ का जवाब यूँ दिया जा सकता है कि जैसे आप अगर लिटरेचर को डिफ़ाइन करने की हम कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आप ज़िंदगी को किसी एक डेफिनेशन में बयान नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से हम लिटरेचर को एक डेफिनेशन में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूँ कह सकते हैं, मैं अफलातून का एक जुमला यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो उसके मीनिंग में बताना चाहूँगा कि जो लिटरेचर है, जो लिटरेचर में बातें कही जाती है, ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ इमोशंस पेश की जाती है। और आज के दौर में, मादियत के दौर में, आपको कहीं न कहीं सतह पर जो है आपने तरक्की याफ्ता तो हो चुके हैं, आप साइंसी सतह पर, मादी सतह पर, इक्तिसादी सतह पर, इकोनॉमिक सतह पर आप तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। लेकिन बुनियादी सतह पर जो आपकी इंसान की जो रूह है,
इंसानियत की जो रूह है वो कहीं ना कहीं खो गई है, और वो हम तलाश करते हैं कहीं राइटर्स के हैं, वो हम तलाश करते हैं गालिब की शायरी में, वो हम तलाश करते हैं मीर तकी मीर की शायरी में, वो हम तलाश करते हैं डिफरेंट जो ड्रामाज और नावल्स लिखे गए हैं उनमें। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी को समझने के लिए अदब का समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी को समझना चाहते हैं तो आप अदब के बगैर ज़िंदगी को नहीं समझ सकते हैं। साइंस का कोई प्रैक्टिकल आपको लाइफ की मीनिंग नहीं बताएगा, हाँ वो साइंटिफिकली आपको बताएगा किस तरीके से जो लाइफ है, जो डिफिनीशंस है, किस तरीके से आपके जो डिफरेंट अज्जा है वो कैसे आप बयान कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर वो चकबस्त का एक शेर याद आता है कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहर तरतीब, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का बिखर जाना, इन्हीं अज्जा का बिखर जाना। तो रही दूसरी बात कि टेक्नोलॉजी के दौर में आप कैसे बच्चे को तैयार करेंगे उर्दू लिटरेचर पढ़ने के लिए। देखिए, हर एक सब्जेक्ट में अपना अपना एक फ्यूचर होता है, हर एक सब्जेक्ट में अपनी अपनी एक सैचुरेशन होती है, हर एक सब्जेक्ट में अपनी अपनी एक जगह होती है। इसी तरीके से अदब, अगर कोई बच्चा उर्दू की तरफ माइल होता है तो उसके लिए फील्ड वसी है। अगर हम अपने यहाँ की बात करेंगे तो हमारे पास सिविल सर्विसेज के कितने एग्ज़ाम्स पड़े रहते हैं जिनमें उर्दू को लेकर के साइंस से आपके पास मिसालें मौजूद है, साइंस से लोग आए हैं और उन्होंने उर्दू पढ़ करके IAS या इसी तरह से KS का एग्ज़ाम क्रैक करके अपनी अपनी पोजीशंस बनाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को घबराने की कोई ज़रूरत है। सही। फलक साहब, आप हमें ये भी बताइए कि researcher के साथ साथ, being a researcher and being a faculty in the higher education department, you have spent a lot of time in the University of Kashmir in the Department of Urdu, you have JRF at your credit. If you can tell us, अगर आप हमें ये बताएंगे कि कॉलमनिस्ट एज, जब आपने बहुत सारे कॉलम्स लिखे हैं, बहुत सारे बुक्स पे आपने काम किया है, अभी कर भी रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस राइटिंग का आपकी टीचिंग पे कितना इम्पैक्ट रहता है? ये सब दो हैसियतें हैं बेसिकली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक रिसर्चर बेहतर टीचर बन सके और एक टीचर बेहतर रिसर्चर बन सके। लेकिन मैंने जहाँ तक मुताला किया है, कहा जाता है कि कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं वो जिनको बोलना आता है, कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं ऐसे जिनको लिखना आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो बोलना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझ में अल्लाह ताला ने ये दोनों सलाहियतें भर दी है कि मैं बहुत हद तक अपने मकदूर के मुताबिक बोल भी सकता हूँ और अपनी इस्तिदाद के मुताबिक लिख भी सकता हूँ। और रहा सवाल कि मेरी राइटिंग का मेरी टीचिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है और किस तरीके से मेरी टीचिंग को ये प्रूव कर सकती है, जहाँ तक मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मैं अक्सर बेशतर अपनी जो राइटिंग स्किल्स मेरी है उन राइटिंग स्किल्स को इस्तेमाल करके मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करता हूं, अपने बच्चों को डिफरेंट मेथोडोलॉजी सिखाता हूं, किस तरीके से आप अपने आप में राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मुझे नॉलेज है कि इसमें मैं बहुत हद तक कामयाब हो चुका हूं। और मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम टीचर्स से जो ख़ास तौर से उर्दू अदब से वाबस्ता होंगे या इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट से वाबस्ता होंगे, उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि पढ़ना जो मुझे लगता है जो आजकल के दौर में हमारे जितने भी दोस्त हैं पढ़ते कम है, हालांकि मुझे लगता है कि कुछ पढ़ते ही नहीं है। अगर कोई कम पढ़ता है तो उसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो पढ़े, अपने टीचर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे पढ़ने के लिए और खुद पढ़े। अगर लिख नहीं सकता है, लिखने की सलाहियतें पैदा करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि मैं अब एज राइटर एज टीचर दोनों सूरतों को लेकर के एक बेहतर टीचर कोशिश कर रहा हूँ, एक बेहतर टीचर बनने की। बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं। सही बात। चलिए, हम आपका बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे साथ बात की, अपने बारे में बात की और अपनी टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बात की, रिसर्च के बारे में बात की और एज अ राइटर आपने बात की कि राइटर को कितना ज़रूरी है कि वो रीडिंग करे, तब जाके वो एक बेहतर राइटर बन सकता है। और इस सारी चीज़ का इम्पैक्ट आपकी टीचिंग पे पॉजिटिव ही रहता है। तो हम आपका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर।